हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में अपन ने ईंधन सेल के बारे में पढ़ा। आज अपन देखेंगे विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल। तो देखो बच्चों, ये जो सेल है इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है और रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। अर्थात जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं वे रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। रासायनिक ऊर्जा से मतलब है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और उस अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका जो उदाहरण है वो है डैनियल सेल। डैनियल सेल इसका उदाहरण है जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया में एक ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया होती है, एक अपचयन अर्ध अभिक्रिया होती है और इन दोनों अभिक्रियाओं का जब संयोजन होता है तो सेल अभिक्रिया संपन्न होती है जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। इस सेल के अंदर दो अर्ध सेल होते हैं, एक होता है ऑक्सीकरण अर्ध सेल, एक होता है अपचयन अर्ध सेल। ऑक्सीकरण अर्ध सेल में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, अपचयन अर्ध सेल में अपचयन अभिक्रिया होती है। जिस अर्ध सेल में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं और जिसमें अपचयन अभिक्रिया होती है उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। डैनियल सेल की अपन बात करें तो डैनियल सेल में दो अर्ध सेल होते हैं। यदि अपन इसका चित्र देखें तो इस प्रकार से ये दो पात्र होते हैं, कुछ अलग या ये कहें ये दो अर्ध सेल होते हैं। ये ऑक्सीकरण अर्ध सेल होता है, ऑक्सीकरण अर्ध सेल, और ये दूसरा अपचयन अर्ध सेल होता है। ठीक, दोनों अर्ध सेलों में एक एक धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं और ये धातु इलेक्ट्रोड उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डूबे रहते हैं। जैसे डैनियल सेल में जो ऑक्सीकरण अर्ध सेल होता है उसमें जो होता है इलेक्ट्रोड वो होता है जिंक धातु इलेक्ट्रोड, Zn धातु इलेक्ट्रोड होता है। इसे 1 मोलर सांद्रता वाले ZnSO4 विलयन में डुबोते हैं और जो अपचयन अर्ध सेल होता है उसमें Cu धातु इलेक्ट्रोड होता है। Cu धातु इलेक्ट्रोड जो 1 मोलर सांद्रता वाले CuSO4 विलयन में डूबा रहता है। इन दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी के बाह्य विभव से जोड़ते हैं, इस प्रकार से जोड़ देते हैं और इन दोनों के बीच में एक ये कांच की यूं आकार की, अंग्रेजी का जो यूं अक्षर होता है उसके आकार की एक ये कांच की नली होती है। इसे बोलते हैं लवण सेतु। क्या बोलते हैं इसे? लवण सेतु बोलते हैं। इसमें KCl KNO3 का पेस्ट भरा रहता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये एक विद्युत रासायनिक सेल डैनियल सेल का चित्र होता है। अब जब अपन परिपथ पूर्ण करते हैं तो जो ऑक्सीकरण अर्ध सेल है उसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो होगा क्या कि ये जो Zn धातु इलेक्ट्रोड है, इस Zn धातु इलेक्ट्रोड के जो जिंक परमाणु हैं, ये जिंक परमाणु यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और त्याग के Zn+2 जिंक धनायनों में परिवर्तित होकर विलयन में आते रहते हैं। अर्थात यहाँ से क्या होगा, ये Zn+2 विलयन में आएंगे। तो जो ऑक्सीकरण अर्ध सेल है इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी और ये जो जिंक परमाणु हैं ये इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और विलयन में आते रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर। तो ये हो गई ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया।
अब यहाँ पे जिंक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर विलयन में आ रहे हैं, अतः इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण ये जो इलेक्ट्रोड है ये होता है ऋण टर्मिनल। क्या होता है? ऋण टर्मिनल, या ये कहें ये ऋणावेशी सिरा होता है जिसे अपन एनोड कहते हैं। तो इस सेल में जो ऑक्सीकरण अर्ध सेल है उसके इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है। क्यों कहते हैं एनोड? क्योंकि यहाँ पे धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग के आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का बाहुल्य है, इसलिए इसे ऋण टर्मिनल भी कहते हैं। और इस प्रकार से ये इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। अब बात करें अपचयन अर्ध सेल की, तो जो अपचयन अर्ध सेल है उसमें Cu धातु इलेक्ट्रोड होता है, CuSO4 वैद्युत अपघट्य होता है। तो ये जो CuSO4 से जो Cu+2 आयन निर्मित होते हैं, ये Cu+2 आयन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, अर्थात ये इलेक्ट्रोड पे गमन करेंगे और विलयन के ये जो Cu+2 आयन होते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और Cu परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये हो गई अपचयन अर्ध अभिक्रिया, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। तो इस प्रकार से विलयन के Cu+2 आयन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते रहेंगे और Cu परमाणु में परिवर्तित होते रहते हैं। अतः यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये होता है धन टर्मिनल प्लस, या इसे कहते हैं कैथोड। तो डैनियल सेल में क्या है? ये ऑक्सीकरण अर्ध सेल है जिसमें Zn धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, Zn आयन +2 आयनों में परिवर्तित होते रहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। ये त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को अपचयन अर्ध सेल में जो Cu+2 आयन है वैद्युत अपघट्य के, ये Cu+2 आयन ग्रहण करते हैं और Cu धातु परमाणु धातु में परिवर्तित हो जाते हैं। अब बात यह आती है कि भाई ये लवण सेतु क्या काम करता है। तो यदि लवण सेतु की बात करें तो लवण सेतु एक कांच की ये नली है, इस प्रकार की यूं आकार नली, जिसके दोनों जो ये खुले सिरे हैं ये सील पैक रहते हैं, कॉटन वगैरह से ये बिल्कुल बंद रहते हैं। और इसके अंदर यहाँ पे इसमें KCl या KNO3 या K2SO4 जो ये जो यौगिक है इसका पेस्ट भरा होता है अगर माध्यम में, अगर माध्यम में इसका पेस्ट बना के जो पेस्ट बनता है उसे इसमें भरते हैं और इसको फिर यहाँ पे लगाया जाता है। ये काम क्या करता है? तो ये लवण सेतु 3 काम करता है। पहला काम क्या है कि ये जो दोनों अर्ध सेल है, ऑक्सीकरण अर्ध सेल, अपचयन अर्ध सेल, इन दोनों अर्ध सेल के मध्य इनकी जो वैद्युत उदासीनता है उसे बनाए रखता है, वैद्युत उदासीनता बनाए रखेगा। दूसरा क्या है? जो आयनों का जो स्वतंत्र गमन है उसको ये रोकता है। और तीसरा, आयनों स्वतंत्र गमन रोकेगा, वैद्युत उदासीनता बनाए रखता है। और तीसरा, परिपथ पूर्ण करता है। तो ये 3 कार्य होते हैं लवण सेतु के। कई बार क्वेश्चन बोल लेते हैं कि लवण सेतु का क्या कार्य है? वैद्युत उदासीनता बनाएगा, आयनों का स्वतंत्र गमन रोकेगा और परिपथ को पूर्ण करता है। अब जब ऑक्सीकरण अर्ध सेल या ये कहें एनोड, अपचयन अर्ध सेल पे क्या हो रही है? ये है कैथोड। तो वैद्युत रासायनिक सेल में अपन ये कह सकते हैं कि जो एनोड होता है वहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। कैथोड जो होता है उस पर अपचयन अर्ध अभिक्रिया होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। इस प्रकार से जब ये परिपथ पूर्ण होगा तो Zn इलेक्ट्रोड से या ये कहें एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता रहेगा और कैथोड से एनोड की तरफ क्या होगा? धारा प्रवाह होगा। तो इस प्रकार से ये एक वैद्युत रासायनिक सेल है जिसमें ये रेडॉक्स अभिक्रिया चलती रहती है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते रहते हैं और धारा प्राप्त होती रहती है। धीरे धीरे जो जिंक इलेक्ट्रोड है या ये कहें एनोड का जो इलेक्ट्रोड होता है उसके परमाणु विलयन में आयनों के रूप में आते रहते हैं और ये कम होता रहता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीकरण अर्ध सेल है उस ऑक्सीकरण अर्ध सेल में धीरे धीरे समय के साथ साथ इलेक्ट्रोड की धातु क्या हो जाती है? आयनों में नष्ट होती रहती है। ये घुलता रहता है वैद्युत अपघट्य में और यहाँ पे धातु जमा हो रही है तो कैथोड की धातु जमा होने के कारण ये धीरे धीरे यहाँ पे मोटा होता रहेगा, ये घुलता रहेगा।
और जब ये पूर्णतया घुल जाएगा अर्थात जिंक परमाणु पूरे खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाएगा, धारा प्रवाह रुक जाएगा, सेल खत्म हो जाएगा, सेल नष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। जब अपन इन दोनों अर्ध सेल अभिक्रियाओं को जोड़ते हैं, एक होती है सेल रिएक्शन, सेल अभिक्रिया बोल दो, संपूर्ण सेल अभिक्रिया बोल दो। तो जो सेल रिएक्शन है वो होती क्या है कि जब एनोड और कैथोड की जो अर्ध सेल अभिक्रियाएं हैं इनको अपन जोड़ देते हैं तो प्राप्त होती है संपूर्ण सेल अभिक्रिया। और ये जो सेल अभिक्रिया है ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है, जिसमें एनोड और कैथोड दोनों की अभिक्रियाएं शामिल होती हैं। जैसे डैनियल सेल की यदि अपन सेल अभिक्रिया देखें तो अपन को पता है कि एनोड पे जो जिंक परमाणु है, जिंक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और Cu+2 जो आयन है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और परिणाम ये है कि जिंक धनायनों में परिवर्तित हो जाते हैं और Cu धातु जमा हो जाती है। तो ये जो अभिक्रिया है ये डैनियल सेल की सेल अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया से अपन ये बता सकते हैं कि जिंक परमाणु आयनों में परिवर्तित हो रहे हैं और कैथोड के जो Cu+2 आयन है वो धातु परमाणु में परिवर्तित हो रहे हैं। ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा से ये विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब जब ये जो सेल अभिक्रिया है इस सेल अभिक्रिया की सहायता से सेल आरेख बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेल आरेख। सेल आरेख भी सेल अभिक्रिया को बताता है या सेल आरेख से अपन संपूर्ण या पूरे विद्युत रासायनिक सेल की बनावट को बता सकते हैं। जैसे डैनियल सेल की सेल अभिक्रिया प्राप्त हुई तो इस सेल अभिक्रिया से अपन यदि इसका सेल आरेख लिखना चाहें तो सेल आरेख लिखते समय सबसे पहले दो एक दूसरे के समांतर सीधी रेखाएं खींचते हैं। ये जो समांतर रेखाएं हैं ये बताती है लवण सेतु को, लवण सेतु को बताती है। ये लवण सेतु के बायां भाग होता है और ये इधर दायां भाग होता है। अब इस लवण सेतु के बायां जो भाग है इस बाएं भाग में एनोड का विवरण लिखते हैं या ये कहें अपन कि ऑक्सीकरण अर्ध सेल का विवरण इसकी अभिक्रिया लिखी जाती है। और जो दायां भाग है उसमें कैथोड का विवरण या अपचयन अर्ध अभिक्रिया लिखी जाती है। अब डैनियल सेल की अपन बात करते हैं। इसका यदि अपन सेल आरेख बनाएं तो अपन को ये पता है कि जो एनोड है एनोड पे अपन ने जिंक परमाणु लिए थे और ये जिंक परमाणु Zn+2 आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा C1। ये जिंक परमाणु लिए और ये जिंक आयनों में परिवर्तित हो गए। ये जो C1 है ये इस वैद्युत अपघट्य की सांद्रता है, अर्थात जो ऑक्सीकरण अर्ध सेल है उसमें जो वैद्युत अपघट्य अपन ने यूज किया है उसकी जो भी मोलरता या सांद्रता है वो यहाँ पे लिखते हैं। अब दाएं भाग की बात करें, दाएं भाग में Cu+2 जो आयन थे, धनायन जो थे वैद्युत अपघट्य के, वो धनायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु परमाणु में परिवर्तित होते हैं। ये जो सांद्रता है वो कैथोड के वैद्युत अपघट्य की सांद्रता है। तो ये सेल आरेख है जो ये बता रहा है कि जो बायां भाग है एनोड पे जिंक परमाणु जिनके +2 आयनों में परिवर्तित होते हैं और कैथोड पे जो Cu+2 आयन है वो Cu परमाणु में परिवर्तित होते हैं। ये डैनियल सेल का सेल आरेख है। ये लवण सेतु है। इसके बाद में आगे अपन देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव तो देखो बच्चों, जो अपन ने भी विद्युत रासायनिक सेल देखा उसमें एक होता है एनोड, एक अपन ने लिया कैथोड। बात ये आती है कि भाई जैसे जिंक को अपन ने एनोड लिया, Cu को कैथोड लिया। भाई अपन ने Cu को एनोड क्यों नहीं लिया, जिंक को कैथोड क्यों नहीं लिया? इसका
रीजन इलेक्ट्रोड विभव से पता चलता है। अर्थात प्रत्येक जो धातु होती है उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान निश्चित होता है और इस इलेक्ट्रोड विभव के मान के आधार पर ही सेल के एनोड और कैथोड का निर्धारण होता है। क्या होता है? एनोड व कैथोड का निर्धारण करते हैं कि कौन सी धातु एनोड होगी, कौन सी कैथोड होगी, या ये कहें कि कौन सी धातु सेल में इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और कौन सी ग्रहण करेगी। इसके लिए इलेक्ट्रोड विभव का जानना आवश्यक है। कोई भी जो सेल है, कोई भी जो विद्युत रासायनिक सेल है, उसमें इलेक्ट्रोड की जो धातु परमाणु होते हैं वो या तो धातु आयनों में परिवर्तित होते हैं या ये धातु आयन धातु परमाणु में परिवर्तित होते हैं। कोई न कोई अभिक्रिया उसमें संपन्न होती है। अब जब ये अर्ध सेल, इस अर्ध सेल में जो इलेक्ट्रोड के धातु परमाणु और जो वैद्युत अपघटन के धातु आयन है, ये धातु आयन है, ये धातु परमाणु है, तो या तो ये इसमें परिवर्तित होंगे या इसमें परिवर्तित होंगे। तो जब ये साम्य अवस्था स्थापित रहती है, इनमें क्या रहती है? साम्य अवस्था। इस साम्य अवस्था की कंडीशन में इस धातु परमाणु का जो विभव है और जो धातु आयनों का विभव है, इनके विभव का अंतर, या सीधे शब्दों में अपन ये कहें कि किसी भी अर्ध सेल में साम्य अवस्था पर इलेक्ट्रोड के धातु परमाणु और वैद्युत अपघटन के धातु आयनों के मध्य का जो विभवांतर होता है, धातु परमाणु और धातु आयनों के मध्य का जो विभवांतर होता है, वह विभवांतर ही उस अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड विभव। दोबारा सुनिए कि किसी अर्ध सेल में इलेक्ट्रोड के धातु परमाणु और वैद्युत अपघटन के धातु आयनों के मध्य का विभवांतर ही उस सेल का इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। यदि इस सेल में ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है तो अपन इसे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कह देते हैं। यदि अपचयन अभिक्रिया हो रही है तो इसे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कह देते हैं। आईपीएसी ने क्या किया? आईपीएसी ने अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव माना। अर्थात जितने भी इलेक्ट्रोड विभव के मान दिए जाते हैं बुक में, जितने भी इलेक्ट्रोड विभव की जो अपन वैल्यू यूज करते हैं, वो एक्चुअली में अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के मान होते हैं, जिन्हें अपन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और जो मानक परिस्थितियां होती हैं, मानक परिस्थितियों में इसे बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। और प्रत्येक मानक परिस्थितियों का मतलब यह है कि 298 केल्विन ताप हो, 1 वायुमंडलीय दाब हो और वैद्युत अपघटन की सांद्रता क्या हो? 1 मोलर हो। 1 मोलर का मतलब 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता का वैद्युत अपघटन विलयन जब प्रयुक्त करें, ताप इतना रखें, ऐसी कंडीशन में जो भी इलेक्ट्रोड विभव का मान आएगा वो कहलाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। प्रत्येक तत्व का, प्रत्येक धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान निश्चित होता है, फिक्स होता है, और इस मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान के अनुसार ही कैथोड और एनोड का निर्धारण किया जाता है। जैसे जिंक धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है -0.76 वोल्ट और Cu का होता है +0.34 वोल्ट। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो दो धातु अपन लेते हैं एनोड और कैथोड में, उनमें जिस धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता है या अधिक ऋणात्मक होता है वो हमेशा एनोड होती है, और जिसके इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक होता है वो हमेशा कैथोड होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कम इलेक्ट्रोड विभव वाली जो धातु है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, और जो अधिक इलेक्ट्रोड विभव वाली धातु है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो अधिक इलेक्ट्रोड विभव वाली धातु एनोड का कार्य करे और कम वाली कैथोड का कार्य करे। तो यदि अपन को विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव के मान पता हों तो अपन उन धातुओं में किसी भी धातु या दो धातुओं को लेकर ये बता सकते हैं, या उन दो धातुओं से अपन सेल का निर्माण करें तो उसमें अपन ये बता सकते हैं कि कौन सी धातु का एनोड होगा, कौन सी का कैथोड होगा। ओके, धन्यवाद।